वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आज मैं पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करने वाला हूं। पीरियोडिक टेबल मैंने इसलिए चुना क्योंकि केमिस्ट्री को अगर समझना हो तो पहले एलिमेंट के बारे में जानो, और एलिमेंट के बारे में जब जान जाओगे तो आपको उनके क्लासिफिकेशन के बारे में जानना होगा, क्योंकि आप जानते हो अभी तक 118 एलिमेंट तो खोजे जा चुके हैं। कितने एलिमेंट और अभी ऑलमोस्टली मिल चुके हैं, उन पे काम चल रहा है। अब एक एक एलिमेंट के सारे प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस के बारे में तो जान नहीं सकते, तो कम से कम हम कितने इलेक्ट्रॉन के बारे में या सॉरी कितने एलिमेंट को हम बढ़िया से स्टडी कर लें, ताकि हम एक कम याद करने के साथ साथ ज्यादा रिएक्शंस, ज्यादा कंपाउंड को हम आसानी से बना पाए, हम कुछ हमको याद नहीं करना पड़े। इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज को जानना पड़ेगा, और प्रॉपर्टी को समझने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल जानना बहुत जरूरी होता है। तो आज हम लोग पीरियोडिक टेबल में बेसिक एलिमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। जितने भी अलग अलग साइंटिस्ट ने जो है वो क्या क्या क्लासिफिकेशन दिया इसको अरेंज करने का, ये देखने वाले हैं। चाहे वो नील्स बोर हो या डोबेराइनर्स हो, मेंडलीव हो, न्यूलैंड्स हो, इन्होंने जितने भी लोगों ने दिया है उनके बारे में बात करेंगे। पीरियड, वैलेंसी क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल, नॉन एग्जाम्पल, ये सारे जो है हम लोग बेसिक सीख लेंगे। उसके बाद हम लोग अगले क्लास में और भी इसके बेहतरीन चीज को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं एलिमेंट के साथ। तो एलिमेंट होता क्या है? तो एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम which cannot be broken down into the simpler one by chemical mean। ब्रेक कर पाओगे बट केमिकली उसको आप ब्रेक नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो वही वो तो भी वो क्या होगा, एलिमेंट होगा। अगर उसे आप केमिकली ब्रेक कर पा रहे हो तो एलिमेंट नहीं होगा। अगर एग्जांपल की बात करो तो सबसे पहला जो एलिमेंट है वो उसको हाइड्रोजन है। पहला जिसका एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन क्या है? एलिमेंट। इसके अलावा जिस हवा को सांस लेते हैं दैट इज ऑक्सीजन, इसको हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज ऑल्सो अ एलिमेंट। इसके अलावा गोल्ड या आयरन, है ना, जिंक, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ये सारे के सारे क्या है? एलिमेंट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आया होगा कि सर ऐसा कोई है जो एलिमेंट नहीं है? बोलूंगा हाँ बिल्कुल, बहुत सारी चीज है। जैसे जो भी ऐसा सब्सटेंस होगा जो अलग अलग एटम के मिलाने से बना हो, ठीक है, या दो एलिमेंट को मिला के बना दिया गया हो, तो उनको हम लोग तो एलिमेंट तो नहीं कहेंगे, वो अलग चीज बन जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए पानी। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, इसको हम लोग H2O बोलते हैं, केमिकल नेम उसका है, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग सांस से बाहर छोड़ते हैं उसी को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, उसको केमिकली CO2 यानी कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। इसके अलावा ब्रास जिसको मेटलॉइड्स कहते हैं, दो मेटल को मिला के बनाया गया है, ठीक है, मिक्सचर कहते हैं। जैसे कॉपर और जिंक को मिला दोगे ना एक साथ तो क्या बनता है? ब्रास बनता है। ये सारे के सारे क्या नॉन एग्जाम्पल हैं जो एलिमेंट नहीं है। अब सबसे बड़ी बात है कि पीरियोडिक टेबल में हम करते क्या है? एलिमेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो आखिर एलिमेंट को क्लासिफाई करने का जरूरत क्यों पड़ा? क्यों हमने एलिमेंट को अरेंज किया? तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हम उस एलिमेंट को के प्रॉपर्टी को क्या करते हैं? सिमेट्रिकल वे में क्या कर पाते हैं? स्टडी कर पाते हैं, अगर आप क्लासिफाई करते हो। इसके अलावा उसकी प्रॉपर्टी को प्रेडिक्ट कर सकते हो। अगर कोई नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो आप उसके प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हो? प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ऐसा था तो ऐसा मिला था, ऐसा था तो ऐसा मिलेगा, है ना। जैसे आपको अगर पता चल जाए किसी के बारे में कि यही चोरी किया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैसे चोरी किया होगा, है ना, या फिर क्या किया होगा, कहाँ चोरी करके क्या किया होगा, कहाँ रखा होगा, ये सब कुछ आइडिया आप लगाने लग जाते हो कि नहीं जी। वो आदमी कैसा होगा, कितने दिन से किया है, कब से कर रहा है। तो अगर आपको कुछ चीज पहले से पता होगा तो उससे नया चीज को आप उससे रिलेट करके क्या कर सकते हो? पता लगा सकते हो। इसके अलावा आप अलग अलग एलिमेंट के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हो। तो ये सारा फीचर आपको अगर जानना है, करना है, तो आपको एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा? क्लासिफाई करना पड़ेगा, यानी उसको अरेंज करना पड़ेगा एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। जैसे किचन में आप मसाले को एक अलग रेक में रखते होगे, है ना, ग्रेन्स को अलग जगह रखते होगे, अलग अलग सामान को अलग अलग जगह में रखा जाता है, ये सब आप लोग तो जानते हैं।
है ना। चलिए, तो इसके बाद हम लोग अब करते हैं कि अलग अलग जो साइंटिस्ट हुए, है ना, अलग अलग जो साइंटिस्ट हुए उन लोगों ने क्या किया, अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या किया, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था एलिमेंट के अरेंजमेंट में। सबसे पहले किसने आया, लास्ट में क्या किया, आखिर पहला वाला का वर्कआउट क्यों नहीं किया, क्यों दूसरे ने आकर क्या नया खोजा, ये सारा चर्चा करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है पीरियोडिक टेबल का। अगर ये चीज आपने समझ लिया तो आपको पीरियोडिक टेबल समझने में बड़ा आसानी फील होगा। और यहीं पे अगर आप फंसना शुरू कर दिए, इसको आपने स्किप किया तो फिर आप ही फंसोगे। ठीक है, चलिए एक एक करके आते हो। सबसे पहले डोबेराइनर ने इस पे वर्क किया। तो डोबेराइनर ने क्या किया, ट्रेड्स का रूल दिया। ये ट्रेड्स क्या होता है, ये 1829 की बात है। उन्होंने क्या किया कि एलिमेंट लिया, ठीक है, और एलिमेंट को क्या किया, तीन तीन एलिमेंट का उन्होंने क्या बनाया, ग्रुप बनाया। और तीन तीन एलिमेंट, जैसे एग्जांपल के लिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीन एलिमेंट लिया। इसी प्रकार से क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये तीन चीज को लिया। क्लोरीन जो होता है उसका 17 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ब्रोमीन का जो होता है वो 35 होता है, और आयोडीन का जो होता है वो 53 होता है। ये एटॉमिक नंबर होता है अभी तक। बट ये लोग जो है वो एटॉमिक मास पे बात कर रहे थे। इसका मास की बात करोगे तो लगभग कितना होता है, 35 होता है। ठीक है, 35 होता है। और इसका जनरली डबल होते हैं इनके, तो 70 हो सकता है, 53 होगा तो 107, 107 या 108 होता है आयोडीन का एटॉमिक मास। जब इनको जोड़ के देखो, इसके एटॉमिक मास को और इसके एटॉमिक मास को जोड़ दो, और जोड़ने के बाद उसको अगर आधा कर दोगे, उसको आधा करोगे, तो बीच वाले नंबर जो एलिमेंट होगा उसके एटॉमिक मास के बराबर होता है। जैसे यहां एग्जांपल के लिए अगर आपको देखना है तो देखो, हाइड्रोजन, लिथियम का कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, सोडियम का कितना होता है, 23 होता है। पोटेशियम का कितना होता है, 40 होता है। देखो, अब इनका एटॉमिक मास, ठीक है, तो 40 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 23। 40 से 40 बाई 23, तो ये ऐसे करके निकाला जाता था। और इस तरीके से इन्होंने अरेंज किया कि कोई भी, इन्होंने तीन एलिमेंट को, उस तीन एलिमेंट को चुना जिसके पहले वाला और उसके बाद वाला, देखो तीन इन्होंने लिया है, और तीनों इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर लिया है। ठीक है, किस तरह पे एटॉमिक मास बढ़ रहा हो, और जो सबसे छोटा कम वाला होगा और सबसे ज्यादा वाला होगा, उन दोनों के एटॉमिक मास का, याद रखिएगा, एटॉमिक मास का एवरेज, यानी उसको 2 से डिवाइड करके जो एटॉमिक मास आया वो बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर होगा। और इन्होंने इस तरीके से तीन ट्रेड्स बनाए। अब जबकि उस समय और भी एलिमेंट अवेलेबल थे, उन नंबर एलिमेंट के लिए इन्होंने ट्रेड्स का वर्कआउट ही नहीं किया। तो इनका मतलब क्या हुआ कि जो इनका जो ट्रेड्स था वो फेल कर गया, आगे वर्कआउट नहीं किया। क्योंकि अगर आप कोई चीज बनाते हो तो सबके लिए सही होना चाहिए। इनका तो 9-10 एलिमेंट, उस समय लगभग 18-22 एलिमेंट के आसपास खोजा गया था, इनका 9-10 एलिमेंट में ये काम किया। तो प्रॉब्लम हुई कि नहीं, जी बिल्कुल। तो इसके बाद इस चीज को ठीक करने के लिए न्यूलैंड्स आए, और न्यूलैंड्स ने जो है वो ऑक्टेव का लॉ दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन्होंने क्या किया, जिस प्रकार से संगीत में आपने सुना ना, सारे गामा पाधा नी, फिर स हो जाता है ना। तो इन्होंने एलिमेंट को 8-8 एलिमेंट को इस तरीके से अरेंज किया, इसीलिए लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहा जाता है। और इन्होंने बताया कि जो पहला एलिमेंट होगा ना, वो 8वें एलिमेंट जो होगा उसके जैसा बराबर होगा, उनकी प्रॉपर्टीज जो होगी, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टीज हो और केमिकल प्रॉपर्टीज हो, वो सेम। बट इनका तो भी कुछ दूर तक तो काम किया, बाकी में काम ही नहीं कर पाया। इनमें भी वही प्रॉब्लम है कि कुछ कुछ 2-3 रो तो बना पाए इन्होंने, बाकी रोज में इनका काम करना बंद कर दिया। तो बाद में फिर आए मेंडलीफ, और मेंडलीफ ने क्या किया, एक माइंड ब्लोइंग, एक नेक्स्ट लेवल का इन्होंने डिस्कवरी किया, और एलिमेंट को रोज और कॉलम के फॉर्म में एक क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। यानी ऐसा एक बॉक्स बना लिया, सारे एलिमेंट को इस प्रकार से बॉक्स में कुछ ऐसे ऐसे रोज बनाए और ऐसे ऐसे कॉलम, और एलिमेंट को ऐसे यहाँ पे रखना शुरू कर दिया, है ना, ऐसे ऐसे रखना शुरू कर दिया एलिमेंट को। कुछ
ठीक है। इन्होंने एलिमेंट को जब ये एलिमेंट को ऐसे रख रहे थे तो इन्होंने एक चीज को फोकस किया कि जो जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास सबसे कम होगा वो सबसे पहले आएगा, और जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ेगा एलिमेंट आगे उस प्रकार से रखते जाएंगे। जो ये ग्रुप इस प्रकार से जो कॉलम बनाया किसको नाम दिया ग्रुप, और इसको कहा उन्होंने कॉलम। तो ग्रुप और कॉलम यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के कंसेप्ट में इन्होंने रखा। बट बट इन्होंने जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, इन्होंने कहा जो एलिमेंट के जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं उसके एटॉमिक मासेस के बेसिस। तो बट प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हुआ कि आइसोटॉप्स जो है ना उनका पोजीशन कहां होगा, उनको कहां रखा जाएगा पीरियोडिक टेबल में, ये बात इन्होंने नहीं बता पाए। अब जब नहीं बता पाए तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया। इसके अलावा इन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट थे जिनका एटॉमिक मास ज्यादा था बट वो कहां चला गया पहले, और एटॉमिक कम वाला बाद में आ गया। तो एक कुछ कुछ एलिमेंट ऐसे आए थे जिनकी वजह से इनको प्रॉब्लम हुआ और इनकी थोड़ी सी एक कमी रह गई। इन्होंने एक काम किया था कि कुछ अज्ञात एलिमेंट था जो नहीं खोजा गया था उनके लिए इन्होंने कुछ लोकेशन ब्लैंक छोड़ा था, कुछ जगह भी छोड़ दिया था ताकि बाद में अगर जैसे एलिमेंट की डिस्कवरी होगी तो हम लोग क्या करेंगे उसमें करेंगे। इन्होंने उनके लिए नाम एका एल्युमिनियम, एका बोरोन है ना, ऐसा इन्होंने नाम भी रखा था। क्लियर है यहां तक? चलिए ठीक है। और उन्होंने कुछ एलिमेंट जैसे जर्मेनियम है ना, और गैलियम है, इनके लिए ब्लैंक भी राइट हैंड साइड में छोड़ दिया कि बाद में अगर जैसे बाद में तो इस एलिमेंट तो बाद में खोजा गया, इनके लिए जगह भी छोड़ा था। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम आइसोटोप का प्लेस इन्होंने किया। ये देखो मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था वो ऐसा बनाया था, देख रहे हो 0 1 2 3 लिखे 7, देख रहे हो 7, और यहां पर देख लो 12 लाइन इधर से बनाया, हॉरिजॉन्टल लाइन 12, और ऐसा करके देखो इन्होंने देखो पहला दूसरा तीसरा को एक साथ रख लिया, देख रहे हो यहाँ पे, देख रहे हो कि नहीं जी बिल्कुल। अब यहाँ पर एक एलिमेंट था, जरा ध्यान से आप देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, है ना। और वो कहाँ था, ये देखो ये तीन तीन एलिमेंट को एक साथ रख लिया इन्होंने, समझ रहे हो, तीन तीन एलिमेंट को एक साथ एक ही बॉक्स में तीन तीन एलिमेंट को, जबकि आपको एक एलिमेंट को एक बॉक्स में रखना था आपने तीन तीन को रख लिया। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इनके साथ देखने को मिल गया। ठीक है, ऐसे और क्या क्या प्रॉब्लम आया, ऐसे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम आए जिनकी वजह से इनका पीरियोडिक टेबल जो है वो फेल हो गया। और इनके बाद जो है हेनरी मोजले जो थे इन्होंने बहुत माइंड ब्लोइंग काम किया, क्योंकि इन्होंने जो है क्योंकि हेनरी मोजले ने पता है क्या किया, पीरियोडिक टेबल के कंसेप्ट को बदला। क्यों? क्योंकि जो ये कह रहे थे कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती है वो एलिमेंट का जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या होता है उसके एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है, जबकि इन्होंने कहा ना ना, इन्होंने एटॉमिक नंबर से उसको एटॉमिक मास को एटॉमिक नंबर से रिप्लेस कर दिया। और वो जो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे मेंडलीफ ने जो अरेंजमेंट किया, हेनरी मोजले ने इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे उसे अरेंज कर दिया। अब एटॉमिक नंबर जो होते हैं पता है ना आपको क्या होता है, और नहीं पता तो अलग से इसका चैप्टर भी मैं आगे टॉपिक लूंगा, एक एक करके सारे टॉपिक को बताऊंगा। अभी मैं पीरियोडिक टेबल समझा रहा हूं इसीलिए थोड़ी इन चीजों पे मैं परहेज रख रहा हूं ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो जाए दूसरी तरफ। ठीक है, हाँ। तो मोजले ने क्या किया, एक नया प्रॉपर्टी को डिस्कवर किया और उन्होंने कहा कि जो एलिमेंट के जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं उसके एटॉमिक नंबर के, एटॉमिक मास के नहीं, एटॉमिक नंबर का फंक्शन होता है। और यही जो है आज पीरियोडिक टेबल में इन्होंने क्या कर दिया, एक बहुत बड़ा चेंजेस ले आया। इस चीज को मोजले के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो 1913 में आया, इसमें और थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दिया नील्स बोर ने। और इन्होंने क्या कहा कि जो पीरियोडिक टेबल होता है टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, इन्होंने पीरियोडिक टेबल को उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट कर दिया। और
जो नील्स बोर का जो पीरियोडिक टेबल है, इसलिए आज इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। वैसे याद रखिएगा कि ये जो हेनरी मोजले ने जो पीरियोडिक टेबल दिया, इसे बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं इसे? इनके टेबल को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। जबकि नील्स बोर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले कंसेप्ट देने के बाद इसे हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। और इन्होंने एक नए तरीके से डिफाइन किया और इन्होंने कहा कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ध्यान रखिएगा, क्या कहा कि किसी भी एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होता है उसके वो क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन होता है। किसका पीरियोडिक फंक्शन होता है? तो एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होता है, ना कि एटॉमिक मास का। क्लियर है आता है जी? ये है। तो आखिर पीरियोडिक टेबल क्या था? तो पीरियोडिक टेबल को ऐसे डिफाइन किया गया कि एक टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इनटू ग्रुप्स। ग्रुप्स का मतलब वर्टिकल कॉलम, एंड पीरियड्स यानी हॉरिजॉन्टल रोज, highlighting the regular trend in properties of element is called periodic table। कहने का मतलब ये जो आपको लाइन दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये जो आपको वर्टिकल लाइन दिख रहा है, ये लाइन जो दिख रहा है, ऐसे ऐसे जो एलिमेंट आपको दिखते होंगे ऐसे करके, ये ऐसे ऐसे इसको क्या नाम दिया गया? ग्रुप दिया गया। क्या नाम दिया गया? ग्रुप। और ऐसे ऐसे इन्होंने कितने ग्रुप बनाए? 18 ग्रुप बना दिए। कितने ग्रुप बना दिए? 18 ग्रुप बनाए। और ऐसे ऐसे इन्होंने जो वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन जो ऐसे ऐसे 7 लाइन बनाया, इसको उन्होंने क्या नाम कहा? पीरियड्स कहा। क्या कहा इसको? पीरियड्स। और ग्रुप में इसको क्या किया? डिवाइड किया। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखिएगा कि आपके मन में आया होगा सर ये दो और एक्स्ट्रा है। ये दो एक्स्ट्रा नहीं है। आप ध्यान से देखोगे तो ये जो एक है इसे बोलते हैं लेंथेनॉइड्स या लेंथेनियम, और नीचे वाले को बोलते हैं एक्टेनॉइड्स और है ना एक्टिनियम। ये जनरली यहां और यहां के बाद एलिमेंट आगे थे, लेकिन चूंकि इन एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है ये अलग ही थी उनसे, इसीलिए उसको थोड़ा बाहर रख लिया गया। ये स्पेशल प्रॉपर्टीज को क्या करते थे? गेन करते थे। समझ में बात? चलिए अब एक एक करके समझते हैं कि आज का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उनका क्या फीचर है। फीचर को जानना जरूरी है। तो सबसे पहला फीचर आप जान सकते हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस पे बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। इसमें 18 वर्टिकल कॉलम होते हैं जिसे ग्रुप कहते हैं, 7 हॉरिजॉन्टल रोज है जिसको पीरियड्स कहते हैं, और एलिमेंट अरेंज सो दैट द सिमिलर प्रॉपर्टीज अकर पीरियोडिकली। एलिमेंट को इस तरीके से अरेंज किया गया कि जो एलिमेंट के जो सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं वो एक पीरियोडिकली आपको क्या मिले? अकर हो, यानी विजिबल हो। अब थोड़ा समझते हैं कि ग्रुप और पीरियड्स क्या होते हैं, कुछ खास बातें क्या है ग्रुप और पीरियड में। तो ग्रुप जो होते हैं वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहा जाता है। एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये बात आगे और भी क्लियर होगी, अभी थोड़ा सा माइंड में इसको रख लो, बाद में आपको क्लियर हो जाएगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ठीक है? यानी अगर जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है ना, तो एक बात आप जान लो कि वो किसी से रिएक्शन जब वो करेगा तो वो सेम टाइप का रिएक्शन करेगा, सेम टाइप से वो बिहेव करेगा। और इसका मतलब हुआ कि उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी? सिमिलर होगी, यानी सेम होगी। तो ये बात ध्यान में रखना है। जबकि हम बात पीरियड की करेंगे तो इन्हें हॉरिजॉन्टल रोज कहते हैं, जैसा मैंने अभी तुरंत बताया था आपको। और इसमें एलिमेंट जो होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन में जो सेल होते हैं, एलिमेंट में सेल जो होते हैं पीरियड में सेम होते हैं। समझ में आ रहा बात? हर एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट होंगे, सारे एलिमेंट का पीरियड क्या होगा? सॉरी, उसमें जो सेल होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात।
अब जैसे मैंने कहा कि पीरियोडिसिटी डिपेंड करता है, तो आखिर ये पीरियोडिसिटी होता क्या है? तो पीरियोडिसिटी क्या होता है? The properties that reappear at regular interval or in their a gradual variation. That is, there are periodic properties are same. Meaning, यानी repetition of similar properties after regular interval in periodic table is called periodicity. अब मतलब क्या हुआ कि मैंने बताया कि एलिमेंट को हमने ग्रुप और पीरियड में डिफाइन किया। हमने कहा कि हर एक एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या करती है, रिपीट करने लगती है। जैसे आप यहाँ पे पहला जिसका एटॉमिक नंबर 1 होगा यहाँ रहेगा, 2 वाला यहाँ, 3 वाला यहाँ, 4 वाला यहाँ, 5 वाला ऐसे करते करते फिर यहाँ पर आएगा, है कि नहीं? फिर 11 वाला यहाँ आ जाएगा। तो अब जो एक और जो 11 वाला जो होगा, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होने लगेगी, रिपीट करने लगेगी। यानी जो पहला वाला का होगा 11 वाला का होगा, फिर 23 में जो आएगा वहां पे उसका होगा। तो ये जो रिपीटेशन होगा उनकी प्रॉपर्टीज का, इस प्रकार से एलिमेंट का अरेंजमेंट किया गया, इसी को कहते हैं पीरियोडिसिटी। आखिर इसका कारण क्या होता है? इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है कि आप अगर देखोगे कि कोई भी अगर आप एलिमेंट ले लो, तो एलिमेंट में क्या होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं, जनरली आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या सारे ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। तो अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कोई भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं, अगर उसमें सेम इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सेम होता है। और सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज सेम हो जाती है, और इसीलिए हम कहते हैं कि जो पीरियोडिसिटी होता है वो क्यों होता है, ड्यू टू रिपीटेशन ऑफ सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उनका सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि उन सारे एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी जो सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम होते हैं। समझ में आया पीरियोडिसिटी और उसका कारण क्या है? तो अब सेल और वैलेंसी क्या होती है, ये वर्ड भी था, इसको भी जरा एक बार समझो बहुत ध्यान से। सेल क्या होता है, आखिर सेल क्या है? तो जैसे मैंने कहा कि कोई भी एक एलिमेंट होगा, बोलोगे हाँ बिल्कुल एलिमेंट होगा, तो एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, बिल्कुल। अब इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या होंगे, ये एक मान लो एलिमेंट होगा, ये मान लो सोडियम एक एलिमेंट है, ठीक है, मान लिया, ठीक है। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन होगा सोडियम में, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस बोल लो। अब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसके चारों ओर ऐसे से घूमते रहते हैं, चारों ओर रहते हैं, ध्यान समझिए, इसके चारों इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ऐसे। अब इंपॉर्टेंट बात इसमें ध्यान क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन सबसे नजदीक सामने में जो होगा उसकी एनर्जी लेवल क्या होगी, अलग होगी, और एक स्पेसिफिक कक्षा बना लेगा वो, क्योंकि इस जगह पे जितना एनर्जी लेवल होगा ये इतना होगा, इतना, क्योंकि सब सेम दूरी पर है, सर्कुलरली घूमते हैं। तो ये क्या हो गया, यानी इस एक कक्षा बन गया, इसी को कहते हैं हम लोग सेल। और हर एक सेल का अपना एनर्जी लेवल होगा, तभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसे रहते हैं। अब मान लो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ तो एक खास इलेक्ट्रॉन रह पाएंगे ना, जैसे आप स्कूल में कक्षा में बैठते होगे, तो क्या सारे स्टूडेंट पहली कक्षा में बैठ जाएंगे, पहली पहली रो में नहीं बैठ पाओगे, तो कुछ को सेकंड रो में बैठना पड़ेगा, कोई थर्ड रो में बैठना पड़ेगा। अब लेकिन एक बात ध्यान में देखा होगा कि जो बच्चा पहले रो में बैठेगा ना, उसको ज्यादा भय रहता है टीचर का कि कहीं गलती ना कर रहे हैं, हमेशा उसका ध्यान बोर्ड में था, थोड़ा अच्छा हो। जबकि पीछे वाले जो होते हैं उनको थोड़ा भय कम होता है, मतलब बाय डिफॉल्ट मैं कह रहा हूँ, हो सकता है पीछे वाला ज्यादा अटेंटिव हो। तो यहाँ भी वही है कि जो पहले लेवल पर होगा उसकी अलग एनर्जी लेवल होगी, जो पीछे होगा उसकी एनर्जी लेवल क्या होगी, अलग होगी। और यही एनर्जी लेवल जो होता है किसी भी एटम का, जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो इनका नाम कर दीजिए, जो पहला सेल होता है ना, यानी जो पहली एनर्जी लेवल जिसकी होगी, जो होगा उसको हम लोग एल बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, सॉरी के बोलते हैं। उसके बाद में जो होगा उसको क्या बोलते हैं, एल। उसके बाद में होगा उसको क्या बोलेंगे, एम। तो इस प्रकार से किसी एलिमेंट के पास जितने अलग अलग एनर्जी लेवल होंगे उतने अलग अलग सेल होंगे, और जितने सेल होंगे उसके बाद उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, होगा कि नहीं? जी बिल्कुल। तो सेल का कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? जी बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। और वैलेंसी क्या होता है जरा समझिएगा। हमने क्या बताया था कि किस, इसके पहले मैंने बताया आपको, इसके पहले में, कि कोई भी एलिमेंट के सबसे बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये बात क्लियर था ना? बोलोगे जी बिल्कुल।
तो वैलेंसी क्या होती है? देखो, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसमें जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उन्हीं की वजह से क्या होता है कि कोई बॉडी जो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करके कोई कंपाउंड बनाता है। तो जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से जितने इलेक्ट्रॉन का वो यूज करता है उससे कंबाइन करने के लिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, आपके पास जब रास्ता में आप कभी जा रहे हो बोलोगे हाँ बिल्कुल, तो रास्ते में आपको कुछ बेगर मिल जाते हैं, तो आपके पास कुछ 10 रुपए के चेंज है, कुछ 5 रुपए का चेंज है, कुछ 50 रुपए का, कुछ 500 का चेंज है। आप कौन सा पैसा निकाल के दोगे? तो बोलोगे सर सबसे कम वाला जो होगा चेंज होगा 5 रुपए निकालने की कोशिश करोगे, है ना, जबकि आपके पास तो और भी था। तो उसी तरीके से यहाँ पे एलिमेंट के बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो वही इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड होंगे, या यानी कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे जो क्या करेंगे, दूसरे से रिएक्ट करेंगे, दूसरे से जोड़ी बनाने का कोशिश करेंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन ऐसा करने का कोशिश करेंगे वही उसकी क्या कहलाएगी, वैलेंसी कहलाएगी। ये बात समझ में आ गया? जैसे सोडियम को आपने देखा था, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक होता है, जबकि इसकी वैलेंसी भी एक ही होती है। क्यों? क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन बाहरी सेल में है और ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, अनपेयर्ड है, और यही दूसरे के साथ क्या करता है, रिएक्शन भी करता है, इसीलिए इसकी वैलेंसी 1 होती है। जबकि आप बात कर लो क्लोरीन का, तो इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 7 होता है, जबकि इसकी वैलेंसी 1 होती है। 7 में 1 क्यों होगा? क्योंकि 6 जो होते हैं वो मस्त रहते हैं, एक ही जो अकेला बेचारा खाली रहता है, इसको दोस्त नहीं मिल पाता है तो दूसरे से मिलता है, तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई। अब और अगर आसान तरीके से वैलेंसी को अगर याद करना हो कि किसी एलिमेंट की वैलेंसी कैसे निकालें, तो आप उसके सबसे बाहरी सेल में देखो कितने हैं। अगर वो बाहरी सेल में 1 से 4 तक अगर एलिमेंट मतलब इलेक्ट्रॉन अगर हैं, तो यही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। और अगर 4 से ज्यादा क्या हो सकता है, या तो 5 होगा, या 6 होगा, या 7 होगा, या फिर 8 होगा, यही होगा। तो इसको क्या कर लो, 8 में से माइनस करके देखो। जैसे 5 है तो 8 माइनस 5 3, तो जिसके बाहरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वैलेंसी क्या होगी, 3 होगी। 6 होगा तो 8 माइनस 6 मतलब 2 होगा। 7 होगा तो 8 माइनस 7 1 होगा। चलिए देखो 7 वाला में 1 निकला था, और जिसका 8 होगा तो 8 माइनस 8 0, यानी उसकी वैलेंसी 0, यानी वो किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। जैसे 18 ग्रुप जो है वो किसी से रिएक्शन नहीं करता है। समझ आया कि नहीं आया? अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ सेल की, नंबर ऑफ सेल की। तो अब अगर बात करें, जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे की ओर जाएंगे, ग्रुप में आप जब नीचे की ओर जाओगे, डाउन जाओगे, अप टू डाउन अगर आओगे, तो सेल बढ़ेगा या घटेगा? तो ये तो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो हमने बताया कि जैसे जैसे नीचे आओगे तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होने लगता है, तो सेम ही होगा सबका। बट उसमें एक चीज देखोगे कि एटॉमिक नंबर बढ़ता है, और एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एक सेल में खास इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास है तो वो क्या करेंगे, उनको और एक्स्ट्रा सेल चाहिए होगा। यानी जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर आओगे तो सेल जो है वो क्या होने लगता है, संख्या बढ़ने लगती है। तो ये बात समझ में आ गया कि अप से डाउन जाओगे तो सेल की संख्या बढ़ेगी, जबकि अगर आप पीरियड में मूव करोगे, यानी किसी एक पीरियड को मान लो, एक पीरियड आपने लिया, पीरियड में आप लेफ्ट से राइट जाते हो, लेफ्ट से राइट जाओगे, तो इसमें एक पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब में जो सेल होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। समझ में आया कि नहीं आया? जी बिल्कुल। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि वैलेंसी कैसे चेंज होगी। तो वैलेंसी चेंज होने का क्या तरीका होगा, कैसे हम वैलेंसी को चेंज करेंगे? यानी अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो वैलेंसी बढ़ेगी या घटेगी, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो वैलेंसी घटेगी या बढ़ेगी। ये दो चीज हमको बहुत ध्यान से समझना। तो पहले बात कर लेते हैं ऊपर से नीचे आने पर, अप से डाउन। तो हमने क्या कहा था कि वैलेंसी जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पे डिपेंड करती है, और हर एक ग्रुप का में क्या मिलता है कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। और केमिकल प्रॉपर्टी सेम कब होती है, इसका मतलब उसमें क्या होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, और जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उसकी वैलेंसी क्या होगी, सेम होगी।
इसका मतलब हर एक ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा, यानी पहला ग्रुप में जाओगे तो जितने पहले ग्रुप में एलिमेंट होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज्यादा घटेगा बढ़ेगा, लेकिन सबसे बाहरी सेल में सारे एलिमेंट में सेम इलेक्ट्रॉन होगा, और सेम इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी वैलेंसी भी सेम होगी, और वैलेंसी सेम हो गई तो यानी यही तो कहेंगे कि अगर हम अपर से लोअर की ओर आते हैं ग्रुप में तो वैलेंसी नहीं बदलती है। पहली बात समझ में आई कि नहीं? अब लेफ्ट से राइट जाने पे हम बात करते हैं, तो लेफ्ट से राइट अगर आप जाओगे तो देखो तो क्या होगा कि चूंकि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, और एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो अगर पहला वाला अगर एक एलिमेंट यहाँ है, एक एलिमेंट यहाँ है, एक एलिमेंट अगर यहाँ पर आएगा तो मान लो इसकी अगर एटॉमिक नंबर 5 है, इसका तो इसका 6 हो जाएगा, इसका 7, क्योंकि ऐसे से बढ़ता है, एटॉमिक नंबर में बढ़ रहा है। तो और अगर ये 5 होगा तो 2 और 3 हो जाएगा, 6 हुआ तो 2 और 4 हो गया, यहाँ आ गया तो 2 और, क्योंकि पहले सेल में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कितने रहेंगे अब आगे बाद में चर्चा करेंगे, बट अभी समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। 2 और 5 होता है, तो देख लो जो बाहर सेल में तो इसमें 3 है, इसमें 4 है और इसमें 5 है, यानी लेफ्ट से राइट जाने पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बढ़ता है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में डिफरेंस था, बोलो हाँ बिल्कुल था सर, कि अगर 1 से लेके 4 तक अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वही उसकी वैलेंसी हो गई, लेकिन जैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया तो उसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी, होगी कि नहीं? बोलोगे बिल्कुल हो जाएगी। 6 हो गया तो 2 वैलेंसी हो गई, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? लेफ्ट से राइट जाने पर अगर आप पीरियोडिकली जा रहे हो तो पहले जो वैलेंसी होगी वो बढ़ेगी और उसके बाद फिर घटेगी। वही लिखा हुआ है, in the given period the number of electron in the valence यानी outermost shell increases from left to right but the valency increases only up to the group 14, group 14 तक ये बढ़ेगा, whereas it become 4 जहां 4 होगा, and then decreases that is group 17 it become 1, और फिर धीरे धीरे डिक्रीज होकर और ग्रुप 18 की वैलेंसी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता देना चाहता हूँ आपको, और वो ये है कि हम हर एक एलिमेंट जो होते हैं ग्रुप और जो पीरियड है उनकी कुछ खास प्रॉपर्टीज को मैं आपको आपके सामने चर्चा कर लेता हूँ। तो चर्चा क्या है? जो पहला ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में आपने देखा जो पहला ग्रुप होता है उसे अल्कली मेटल्स कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो अल्कली बनाते हैं वाटर के साथ। दूसरा दूसरा ग्रुप जो होता है उसे अल्कली अर्थ मेटल कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसे? अल्कली अर्थ मेटल कहा जाता है। जबकि ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक जो होते हैं एलिमेंट उसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जनरली हमने आपको बताया था कि कोई जब एलिमेंट होगा तो पहले इस सेल में एलिमेंट भर जाएगा तो भी सेल में जाएगा, तब फिर इस सेल में भरेगा। जबकि जो ग्रुप 3 से लेके 12 तक जो 12 तक जो है इसमें एक खास होता है कि बाहर के 2 सेल खाली रहते हैं, इनकी खासियत है अपनी, और इसी वजह से इनको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं या ट्रांजिशन ग्रुप के नाम से भी। ग्रुप 13 जो होते हैं उससे लेके ग्रुप 17 तक को उनके पहले एलिमेंट जो होते हैं ना ग्रुप में उसके बेसिस पर उसका नाम देते हैं। जैसे ग्रुप 13 का पहला एलिमेंट होता है बोरोन, इसीलिए ग्रुप 13 को बोरोन फैमिली कहते हैं। ग्रुप 14 जो है उसमें कार्बन होता है पहला, इसलिए कार्बन फैमिली। 15 में नाइट्रोजन होता है इसीलिए नाइट्रोजन। और 16 की बात करोगे तो ग्रुप 16 में होता है 16 नंबर में तो क्या होता है? ऑक्सीजन, इसलिए ऑक्सीजन फैमिली। और ग्रुप 17 जो है उसका पहला एलिमेंट क्या होता है? हेलोजन होता है, इसलिए उसे हम लोग हेलोजन फैमिली के नाम से कहते हैं। उसके सारे एलिमेंट हेलोजन होते हैं। हेलोजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सॉल्ट बनाते हैं। जब भी आप कोई सॉल्ट बनाओगे तो उसमें आपको ये हेलोजन का बहुत रिक्वायरमेंट होता है। ग्रुप 18 को याद रखिएगा, जो ग्रुप 18 होता है उसको जनरली जीरो ग्रुप कहते हैं क्योंकि इसका वैलेंसी जो होता है वो 0 होता है। इसके अलावा इनको इनर्ट गैस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये किसी से रिएक्शन नहीं करते क्योंकि इनकी वैलेंसी 0 है, और जिनकी वैलेंसी 0 होती है वो केमिकली क्या होती है? स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? वो स्टेबल होते हैं।
इसलिए इसके अलावा इसको नोबल गैस भी कहा जाता है। तो ये इनकी कुछ खास बातें थी जो आपको ध्यान में रखना था। तो आई होप कि आज का ये बेसिक लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में मैं पूरा पीरियोडिक प्रॉपर्टी की चर्चा करूंगा, जिसे मैंने अभी थोड़ी थोड़ी बताया ना कि वैलेंसी कैसे चेंज होगा, सेल बढ़ेगा कि घटेगा, ये सब कुछ मैं एकदम बहुत डिटेल में बताऊंगा। पूरा प्रॉपर्टी चर्चा करेंगे और इसकी खास बातों को भी चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए, दोस्तों के साथ लेक्चर को शेयर जरूर करिएगा और अपना ध्यान रखिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, घर परिवार का ध्यान रखना बिल्कुल ना भूलें। आसपास साफ सफाई रखें और हर लोगों की मदद करें, क्योंकि हम मदद करेंगे तो सारा दुनिया खुशहाल रहेगा। तो आप लोग वीडियो को देखते हैं, शेयर करते हैं, अपना कमेंट अपनी जरूर राय दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इसी प्रकार से देखते रहिए और हमें प्यार देते रहिएगा। थैंक यू सो मच।